नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ कुमार आपका स्वागत करता हूँ आपके खुद के चैनल ऑल करंट कॉम्बो में। इकोनॉमिक ज़्यादातर लोगों के पल्ले नहीं पड़ता है क्या है। मैंने क्या किया है, छोटे-छोटे चैप्टरों को कुछ पिक्चर के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। आपको सरल भाषा में तुरंत समझ में आएँगे और कुछ अपने खुद के नोट्स हैं, उनको मैंने रेगुलेट किया है। आप इसको एक बार पढ़ें और बताएँ कैसा एक्सपीरियंस रहा। आपको 100% श्योर समझ में आएगा। इतना सिंपल लैंग्वेज में बताऊँगा, जो लोग नए हैं उसको ज़रूर देखें। तो सबसे पहले करते हैं इकोनॉमिक्स क्या होती है? व्हाट इज़ इकोनॉमी? यानी कि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं? अर्थशास्त्र का मतलब होता है, यहाँ अर्थ दे रखा है, सामाजिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन, वितरण, विनिमय, उपभोग का अध्ययन किया जाता है, उसे अर्थशास्त्र कहा जाता है। यानी कि एक ऐसी शाखा जिसके अंदर आर्थिक क्रियाएं, आर्थिक होता है आर्थिक होता है पैसे वाली क्रियाएं, जहाँ पैसे वाली क्रियाओं को विनियमित रेगुलेट किया जाता है। यानी कि आपके घर में आप सबसे बड़े हैं, आपने कितनी वस्तुओं को खरीदा, कितना उत्पादन किया, कितना रेगुलेशन किया और कितना उपभोग किया, इन सभी चीज़ों का लेखा-जोखा ये इकोनॉमिक्स कहलाता है। ठीक उसी तरीके से कोई देश के अंदर उसकी भौगोलिक सीमा के अंदर कितना उत्पादन करता है, ठीक है? कितना वितरण करता है, कितना विनिमय करता है, कितना रेगुलेशन करता है और कितना उपभोग करता है। ये सभी क्रियाएँ इकोनॉमिक्स कहलाते हैं। यानी कि कोई देश जितनी भी उसकी आंतरिक सीमा के अंदर उत्पादन होता है, उसका उपभोग होता है और उसका वितरण होता है और रेगुलेशन, इसको इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो इकोनॉमिक्स का सीधा-सीधा अर्थ है कि सामाजिक विज्ञान की वो शाखा जिसके अंदर वस्तुओं का उत्पादन, वितरण, विनिमय, रेगुलेशंस करना ही इकोनॉमी कहलाता है। इकोनॉमिक्स के प्रकार होते हैं, मतलब कोई देश है, देश के अंदर इसको किस तरीके से डिवाइड किया जा सकता है इकोनॉमी को। 2 तरीके से बताया गया है। पहला है माइक्रो इकोनॉमी, एक होता है मैक्रो इकोनॉमी। माइक्रो मतलब सूक्ष्म गति, छोटे लेवल पर, और मैक्रो मतलब बड़े लेवल पर, ठीक है? तो इसमें क्या होता है, जो माइक्रो होता है, जो किसी व्यक्ति की डिटेल्स की जानकारी दे। यानी कि आपके पूरे परिवार में आपके पिताजी कमाते हैं, आप कमाते हो, मतलब कुल मिला के 5-6 लोग मेंबर कमाते हैं। लेकिन एक पर्टिकुलर आदमी के बारे में उत्पादन, वितरण, विनिमय, उपभोग की जानकारी दे, वो माइक्रो इकोनॉमी कहलाती है। उसके बाद मैक्रो इकोनॉमी एक बड़े लेवल पे, यानी कि पूरा परिवार, उसका कैलकुलेशन निकाला जाए, वो मैक्रो इकोनॉमी कहलाती है। तो देश के लिए भी कहला, मतलब प्रति व्यक्ति के लिए निकाला जाए या व्यक्तिगत स्तर पे निकाला जाए, उसको माइक्रो इकोनॉमी कहते हैं। मैक्रो इकोनॉमी क्या होती है, जो बड़े लेवल पे किसी देश के लिए निकाली जाती है, उसको मैक्रो इकोनॉमी कहते हैं, जिसमें जीडीपी, ईडीपी सब आ जाएगा। और माइक्रो इकोनॉमी में वस्तुतः छोटी वस्तु है, वस्तुतः प्रति व्यक्ति पर कैपिटा इनकम इस तरीके से निकाला जाता है। समझ रहे होंगे आप, ठीक है? उसके बाद हम चलते हैं ये नोट से मेरे, इकोनॉमिक्स क्या होती है, ये ग्रीक भाषा का शब्द है। ये ज़्यादा ना बताऊँ, दिख रहा होगा आपको, घरेलू, इसका मतलब होता है घरेलू प्रबंधन। जैसा मैंने ऊपर आपको बताया, यूनानी दार्शनिक थे अरस्तु। अरस्तु ने घरेलू प्रबंधन का विज्ञान इसको कहा है। तो इसमें 3 चीज़ बताई हैं, वस्तुओं का उपभोग, उत्पादन, वितरण संबंधी प्रक्रिया का अध्ययन ही इकोनॉमिक्स कहलाता है। एडम स्मिथ थे। एडम स्मिथ आप जानते हो, सुने होंगे, इनकी पुस्तक है वेल्थ ऑफ नेशन में। वेल्थ ऑफ नेशन में इन्होंने धन का विज्ञान 1776 ईस्वी में बताया। एडम स्मिथ कहाँ के थे, ये आपको बताना है, ठीक है? तो उन्होंने एक छोटा सा अध्ययन बताया है, मानव की आर्थिक क्रियाएं। समझ रहे हैं ना, आर्थिक क्रियाएं, मानव की आर्थिक क्रियाएं मतलब मानव की आर्थिक पैसा का लेन देन, जितनी भी डिटेल है उसका अध्ययन जिससे होता है, यानी कि जिसका संबंध धन से हो, उसको इकोनॉमिक्स कहते हैं। 2 टाइप्स बताया मैंने सूक्ष्म, मैक्रो। सूक्ष्म छोटे स्तर पर, जिसको व्यक्तिगत स्तर बोलते हैं, व्यक्तिगत स्तर पे बोलते हैं। उसके बाद समष्टि, मैक्रो, निचले स्तर पे जो की जाती है, बृहद अर्थशास्त्र बोलते हैं। इकोनॉमिक, ये इकोनॉमिक, अब इकोनॉमी वस्तु के उत्पादन, उपभोग, वितरण, ये मैं बता चुका हूँ आपको, ये सब बात ही वही है जो बता चुका हूँ। अच्छा, इकोनॉमी जो है, आपको मतलब आप उत्पादन 3 जगह
क्षेत्र में करते हैं। मतलब अगर नेशनल लेवल पे देखा जाए तो 3 क्षेत्र पे आप उत्पादन करेंगे। तो जैसे इसमें प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, मतलब प्रोडक्शन, रेगुलेशंस, जितना भी मैनेजमेंट है, 3 स्तर इन्होंने डिवाइड किए हैं, 3 स्तर पे ये किया जाता है। प्राथमिक क्षेत्र में जो कृषि, पशुपालन, मत्स्य, बागवानी, खनन, उत्खनन, वानिकी, अगर इसमें याद नहीं होता है तो आपको ये जितनी दे रखी हैं, अगर आपको ये याद करने हैं तो सीधी-सीधी साफ बात है, जो प्रकृति ने हमें दे रखी है डायरेक्ट, जैसे कृषि आपको प्रकृति ने दे रखी है, पशुपालन डायरेक्ट प्रकृति ने दे रखा है, मत्स्य पालन प्रकृति ने दे रखा है, बागवानी मतलब प्रकृति की डायरेक्ट चीज़ों को यूज़ करना, वही प्राथमिक क्षेत्र में कहलाता है। उसके बाद सेकंड क्षेत्र आपका चलते हैं द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र में इन प्राथमिक चीज़ों को यूज़ करके सेकेंडरी प्रोडक्ट में चेंज कर देना ही सेकेंडरी क्षेत्र कहलाता है, जिसमें कि उद्योग उद्योग करते हैं इसको चेंज। निर्माण और विनिर्माण, निर्माण विनिर्माण में थोड़ा अंतर समझ लीजिए। निर्माण क्या होता है? घर बनाना। विनिर्माण क्या होता है कि ये जो चीज़ है, ब्रेड से आटे से ब्रेड बनाना, तो इसको विनिर्माण कहा जाता है, ठीक है? जलापूर्ति, विद्युत, ये द्वितीय क्षेत्र के अंदर आती है। तृतीय क्षेत्र के अंदर जितनी भी सर्विस होती हैं, भारत सबसे ज़्यादा इसी में पैसे जीडीपी का हिस्सा कमाता है। इसमें कि बैंकिंग, बैंकिंग सेवा देती है, यानी कि आप बैंक बीच में कुछ नहीं करती, ना पैसे का देता है ना लेता है, वो हमारा पैसा हमें देता है और हमारा पैसा हमसे लेता है और किसी दूसरे को दे देता है। तो एक प्रकार से ये सर्विस देता है, उस सर्विस का सर्विस टैक्स लेता है। तो इसमें बैंकिंग, बीमा कंपनी जितनी भी होती है, परिवहन परिवहन हमको सर्विस देगी, है ना? आपसे टैक्स ले लेगी। भंडारण, स्टोरेज बोलते हैं, स्वास्थ्य, रक्षा, लोक प्रशासन, होटल रेस्टोरेंट में सर्विस टैक्स लिया जाता है। सूचना प्रौद्योगिकी, पर्यटन, इनमें सब में सर्विस टैक्स लिया जाता है। लोकेटेड होते हैं, पर्यटन में आप जाते हैं, सर्विस टैक्स लेते हैं, इसकी टिकट विकेट रहती है। तो इसको 3 तरीके डिवाइड किया गया। इसके बाद जीडीपी में योगदान देखा जाए तो जीडीपी में योगदान 17.9 है। उसके बाद 28% सेकेंडरी का है। तृतीय क्षेत्र में 54% है। अगर बाय द वे इसमें अगर भूलते हैं तो आपको क्या करना है कि ये 50% याद रख लीजिए, इसको 30% याद रख लीजिए, इसको 20 से डिक्रीज याद कर लीजिए, ठीक है? इस डेटा में आपका क्वेश्चन का जो आंसर वो मिल जाएगा। उसके बाद जीडीपी में अगर योगदान देखें, अभी लेटेस्ट में देखा जाए तो लेटेस्ट में ये है 17.9, 28.1, 54.0, यानी कि प्रथम क्षेत्र में जो पॉपुलेशन हमारी डिपेंड है 49% डिपेंड है। अभी 2017 की जीडीपी में इनका योगदान रहा 49%। 22% सेकेंडरी क्षेत्र में, 29% थर्ड टर्सरी क्षेत्र में, तीसरे क्षेत्र में। जीडीपी में हिस्सा मैंने आपको बताया 17.9, 18, 28.1, 54.0, ये आपका मैंने इसको बताया, ठीक है? तो आपको बस पुराना डेटा अगर देखा जाए तो 70% जनसंख्या थी इस पर डिपेंड थी फर्स्ट क्षेत्र पे, तो उसके बाद धीरे धीरे चेंज हो गई, ये 17.1 हो गई है। इसका मतलब ये विकास तेजी से हो रहा है, भारत विकासशील से विकसित देश की तरफ बढ़ रहा है। अगर कहीं पूछा जाता है कि प्राइमरी क्षेत्र से अगर घट रहा है, प्राइमरी क्षेत्र घट रहा है और टर्सरी क्षेत्र बढ़ रहा है, देखो टर्सरी क्षेत्र में 10% था और यहाँ 29% हो गया, यानी टर्सरी क्षेत्र बढ़ रहा है और प्राइमरी क्षेत्र घट रहा है, और विनिर्माण क्षेत्र लगातार एक जैसा बना हुआ है। ये थोड़ा दुख का कारण है, लेकिन तभी भी इंक्रीमेंट तो किया है, ठीक है? तो इसको हम समझ सकते हैं। आपको पूरा डेटा ना याद रखिए, बस सिर्फ ये डेटा याद रखना है कि ये जो है 17.9% प्राइमरी, 28.1%, 54.0%, उसके बाद पॉपुलेशन डिपेंड है 49%, ठीक है? प्राइमरी पे ज़्यादातर प्राइमरी के बारे में ही पूछा जाता है। उसके बाद अगर देखे जाए तो एक प्रच्छन्न बेरोजगारी, अब ये बीच में टर्म कहाँ से आ गया? बीच में टर्म यहाँ से आ गया क्योंकि ये सब डेटा दिया गया तो इसमें बेरोजगारी भी थी, बेरोजगारी भी इसमें रहेगी, ठीक है? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी, छिपी बेरोजगारी किसे कहते हैं? जहाँ अतिरिक्त श्रमिक सीमांत उत्पादकता शून्य हो, यानी कि उत्पादकता शून्य, इस पे ध्यान दीजिए, उत्पादकता शून्य, यानी कोई ये खेत है, इसमें 2 लोगों की जरूरत है, ठीक है? लेकिन भारत में क्या है, यहाँ 8 लोग लगे हुए हैं, ठीक है? 8 लोग लगे हुए हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यहाँ इसकी नीड नहीं थी, लेकिन तभी भी लगे हुए हैं, तो मतलब इसकी सीमांत उत्पादकता जीरो है, लेकिन लगे हुए हैं। इसको प्रच्छन्न बेरोजगारी, छिपी बेरोजगारी कहते हैं, ठीक है?
भारत में इस तरीके से बहुत ज़्यादा, क्योंकि डिपेंडेंट पूरे उनका कोई काम तो रहता नहीं है, तो अपने खेतों में वो लगे ही रहते हैं। अर्थव्यवस्था, अगर अर्थव्यवस्था में अगर आपको डेवलप करना है तो 3 चीज़ों पे ध्यान रखना पड़ेगा। क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है और वस्तु का मूल्य क्या होगा। ये मैं ऊपर बता चुका हूँ। जब इकोनॉमी होती है, पूरी भारत की जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी उत्पादन, उपभोग और वितरण पे डिपेंड करती है। तो आपको, अगर आपको घर में कोई वर्क, आपको घर में पैसे का मैनेजमेंट दिया जाता है, तो आपको और बताया जाता है कि आपको किस तरीके से उसको रेगुलेट करना है, तो आप अनलिमिटेड तो उत्पादन करेंगे नहीं, है ना? और ना ही, और क्या उत्पादन करना है ये भी आपको देखना पड़ेगा। तो कुल मिला के ये है कि अर्थव्यवस्था के 3 प्रश्न में ध्यान देती है। मतलब पूरी अर्थव्यवस्था देखी जाए, भारत देश में अगर पूरी अर्थव्यवस्था देखी जाए, कोई भी इसमें मर्चेंडाइज़ होते हैं, जो व्यापारी होते हैं, उनको वो सब देखते हैं अर्थव्यवस्था के अंदर, क्योंकि ये सब इंक्लूड इसी में होते हैं। उनको क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है, उत्पादित वस्तुओं का मूल्य क्या होगा, जिससे वो खरीदी जा सके, नहीं खरीदी जा सके, तभी अर्थव्यवस्था एक बेहतर कहलाती है। ठीक है? तीनों का निर्धारण जो है अर्थव्यवस्था में, 3 प्रश्न, उन तीनों का निर्धारण निर्धारण 3 लोग करते हैं। निजी कंपनी करती है, सरकार करती है और या मिश्रित अर्थव्यवस्था की कंपनियाँ करती हैं। तो माँग, जो बाज़ार में जो आपका उत्पादन हुआ है, वो कैसे डिपेंड करता है? अगर आपका उत्पादन ज़्यादा है लेकिन माँग कम है, यानी कि आपका उत्पादन बहुत ज़्यादा कर दिया है लेकिन माँग कम है, तो जो वस्तु की कीमत है वो बढ़ जाती है। ठीक है? ये थोड़ा अटपटा लगा और इसको मैं आगे आपको बताऊँगा, आप थोड़ा देख लीजिए इसको थोड़ा-सा। इसकी पूरी डिटेल में आपको आगे आपको समझाऊँगा। तो बाज़ार की अर्थव्यवस्था जो है, माँग और पूर्ति पे डिपेंड करती है, ठीक है? अर्थव्यवस्था में बहुत सारी इकोनॉमियाँ चल रही हैं। कैसे डिसाइड करेंगे कौन-कौन सी इकोनॉमी है? तो सबसे पहले बात करते हैं गिग इकोनॉमी की। गिग इकोनॉमी मतलब होता है प्रोजेक्ट आधारित। इसमें क्या रहता है कि कोई भी एक बंदा जो काम करता है, वो किसी एक पर्टिकुलर कंपनी के लिए काम नहीं करेगा। प्रॉफिट कमाएगा, आएगा और प्रॉफिट लेके चला जाएगा। कैसे? मान लीजिए प्रोजेक्ट आधारित होती है। मान के चलिए जैसे कि एक बंदा ए है, कंपनी ए, बी, 1, 2, 3 कंपनी है। आईआरसीटीसी, जैसे हमारा ये रेलवे वाली है, ये एएसआई, भारतीय पुरातत्व विभाग वाली कंपनी है ना? इसकी जो साइट पे है, इसमें इनकी साइटों पे इसने काम किया। काम करने के बाद उन्होंने पैसा अर्जन किया, अर्जन करके भाई साहब चले गए। तो ये जो इकोनॉमी होती है, ये गिग इकोनॉमी कहलाती है। ठीक है? प्रोजेक्ट आधारित होती है। उसके बाद लीनियर इकोनॉमी, आजकल जो यूज हो रही है ना, लीनियर इकोनॉमी यूज कर रहे हैं। क्या होता है, प्रोडक्ट प्रोडक्ट जीडीपी में प्रोडक्ट बनता है, यूज होता है और वेस्ट हो जाता है। रीयूज नहीं है इसका। ठीक है? तो जो यूज हो रहा है, लीनियर इकोनॉमी इसको बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इकोनॉमी है यूजेबल, जिसका आप इंतजार कर रहे थे, सर्कुलर इकोनॉमी। सर्कुलर इकोनॉमी, ये इसको ट्रिपल आर बोलते हैं। ट्रिपल आर मतलब जीडीपी में ऐसी इकोनॉमी जो कि इसमें जो प्रोडक्ट बनते हैं, रिसाइकिल कर सकें, रीयूज कर सकें और रिड्यूस कर सकें, यानी कि इसको पुनः चक्रीकरण बोलते हैं। पुनः चक्रीकरण कर सकें यानी कि दोबारा रीयूज कर सकें, इस इकोनॉमी को बोलते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम शैडो इकोनॉमी। थोड़ा जुकाम है। तो शैडो इकोनॉमी किसे बोलते हैं? शैडो इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जो ब्लैक मनी वाली होती है। क्या होता है ब्लैक मनी? भारत सरकार को दिख रहा हो, भारत सरकार को कोई टैक्स तो मिलेगा नहीं। नो टैक्स, नो टैक्स, सरकार घाटे में, कोई देश घाटे में शैडो इकोनॉमी से। तो क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, काला धन मार्केट में आ जाता है, इन्फ्लेशन बढ़ा देता है। अब इन्फ्लेशन क्या होती है आगे बढ़ा बताऊंगा आपको। बस अभी हाल फिलहाल के लिए ये जान लीजिए कि शैडो इकोनॉमी क्या होता है, ब्लैक मनी वाला। ठीक है? रेवेन्यू नहीं होता है। ऐसी ऐसी डिटेल्स, ऐसी इकोनॉमी जिसमें ब्लैक मनी के बारे में बात करी जाए, उसको शैडो इकोनॉमी कहते हैं। ठीक है? देन ब्लू इकोनॉमी, जहाँ ब्लू ब्लू नाम ना, ब्लू नाम आया ना, ब्लू सीधा दिमाग पहुंचना चाहिए किस पे? समुद्र पे, मेरीन साइंस पे। जितने प्रोडक्ट है उसकी डिटेल्स, वो उत्पादन जितना भी है, सब इसी को बोलते हैं। ठीक है? उसके बाद चलते हैं, दोबारा रिपीट करने की कोशिश की है। गिग इकोनॉमी, सोच के बताइए क्या है। लीनियर इकोनॉमी, सोच के बताइए क्या है। सर्कुलर, सोच के बताइए क्या है। शैडो इकोनॉमी क्या है बताइए। ग्रे इकोनॉमी, इंपॉर्टेंट। एक ग्रे इकोनॉमी होती है। ग्रे इकोनॉमी क्या होती है, किसी देश में ना दो संगठित, दो क्षेत्र काम करते हैं, संगठित
असंगठित क्षेत्र। संगठित क्षेत्र वो होते हैं जहाँ रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसी होती हैं। भारत सरकार में जैसे कि भारत सरकार में जो रूल्स और रेगुलेशन होते हैं, जैसे बैंकिंग हो गई, है ना? यहाँ अगर कुछ भी गलत करोगे, आपको तुरंत इसकी सज़ा मिलेगी और कुछ भी फ्रॉड नहीं कर सकते। असंगठित क्षेत्र 92% इसी पे डिपेंडेंट है। साहूकार देखे होंगे आपने? अरे साहूकार नहीं देखे हैं तो कोई नहीं। आपने वो सुना ही होगा ना, लॉटरी। लॉटरी लगा देते हैं। अब लॉटरी क्या होती है ये तो बताऊंगा नहीं क्योंकि इसमें है ही नहीं, लेकिन थोड़ा सा बता देता हूँ। लॉटरी में क्या है, 6 से 7 लोग उस लॉटरी लगा देते हैं, जिसको जैसी नीड होती है वो पैसे लेके चले जाते हैं। अगर उनके साथ गलत होता है तो देखने वाला कोई नहीं होता भाई, ठीक है? उसको बोलते हैं, उसको असंगठित क्षेत्र बोलते हैं। इसलिए भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो 8% केवल संगठित क्षेत्र में वर्क कर रही है। ठीक है? इस पे काफी मुद्दा बात भी कर चुके हैं, राहुल गांधी ने काफी बार बात कर रखा है। तो एक बार इसका फायदा क्या हुआ है, इसका एक बार फायदा भी हुआ था, हालांकि नुकसान है जीडीपी के लिए। एक बार फायदा ये हुआ था कि एक बार जब पूरी दुनिया में रिसेशन आया था तो 8% केवल हम लोग संगठित वर्ग पे काम कर रहे थे। पूरी दुनिया जो है ज्यादातर संगठित क्षेत्र में वर्क करती है। 52% जो है असंगठित क्षेत्र में हम लोग वर्क करते हैं। तो इससे क्या हुआ कि मतलब रिसेशन का ज्यादा इफेक्ट भारत पे नहीं हुआ था। ठीक है? तो उसके बाद इसको मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। देखो, गिग इकोनॉमी, प्रोजेक्ट आधारित, लीनियर इकोनॉमी, टेक यूज वेस्ट, 3 बार बता रहा हूँ भाई, देखे? भूलना नहीं चाहिए आपको। चक्री इकोनॉमी, रिड्यूस रीयूज रिसाइकल, शैडो इकोनॉमी, ब्लैक मनी, एंड देन ग्रे इकोनॉमी। 92% श्रमिक कार्यरत है असंगठित क्षेत्र में। ठीक है? इसको, इस डेटा को याद रख लेना भाई, 92%, ये डेटा बहुत आता है। ब्लू इकोनॉमी, मैरीन साइंस, समुद्री क्षेत्र से रिलेटेड। अब चलते हैं सकल बचत। सकल बचत क्या होता है? कोई देश होता है, उसकी जीडीपी, उसने मतलब कुल मिला के 100% प्रोडक्शन किया, उसमें से उसने खर्च इतना सारा, इतना ग्रुप मतलब खर्च कर दिया, बचा इतना लिया। तो भाई सेविंग, जब सेविंग करेगा तभी तो, जितनी सेविंग करेगा, 1 साल में इतनी कर ली, 2 साल में उसने उसको और बढ़ा लिया, 3 साल में उसने और बढ़ा लिया, इस तरह बढ़ाता चला गया। यानी कि बचत का सृजन किया उसने, बचत का संग्रह किया, बचत का निवेश किया। जब निवेश होगा तो सर्कुलर सर्कल घूम जाएगा, रोजगार बढ़ जाएगा, रोजगार बढ़ जाएगा। देखो ये रोजगार बढ़ रहा है, देखो बचत हो गई, निवेश हो गया, उत्पादन करेगा बंदा, रोजगार बढ़ जाएगा, आय बढ़ जाएगा, आय बढ़ जाएगी तो फिर बचत हो जाएगी, सर्किल में इकोनॉमी घूम जाएगी और मिश्रित अर्थव्यवस्था से जो भारत है, यहाँ से बहुत बड़ा देश बन जाएगा। ठीक है? तो जीडीपी में जो एक बड़ा हिस्सा सबसे ज्यादा कौन सेविंग करता है, जो डिवाइड करते हैं, घरेलू बचत, निजी बचत, सरकारी बचत। यानी कि भारत सरकार ने जो प्रोडक्शन किया, भारत सरकार ने मतलब पूरे देश में जो प्रोडक्शन हुआ, घरेलू चीजों में जो प्रोडक्शन हुआ, उसमें सबसे ज्यादा बचत घरेलू बचत। घरेलू बचत होती है जो मम्मी जो छुपा के ना सोना रखती है ना, पिताजी ना जो छुपा के ना अलग से कुछ रखते हैं ना, उसको बोलते हैं। उसके बाद आती है निजी बचत। निजी बचत क्या है? जो प्राइवेट कंपनियां जो शेविंग करती है उसको निजी बचत बोलते हैं। सरकारी बचत, जो गवर्नमेंट है, आज कुछ ही घाटा हमेशा दिखाती रहती है। 1 से 4%, डेटा याद होगा नहीं, डेटा के लिए बस सीधा बात है, 20% इसको याद कर लो, 10% इसको याद कर लो, 1% इसको याद कर लो, तकरीबन 32%, 32 ने 30% याद रख लो। ठीक है? 30% सेविंग होती है टोटल जीडीपी की। उसके बाद बात करते हैं कैपिटल आउटपुट रेशियो। ये क्या भला है भाई? भला ये है कि आपने 1 रुपए इन्वेस्ट करने के बाद प्रोडक्शन, किसी एक चीज का प्रोडक्शन किया, अब की बार आपने 1 रुपए इन्वेस्ट किया, 2 रुपए प्रोडक्शन किया, बेस्ट कौन सा है? ऑब्वियसली देखने से ये वाला बेस्ट है। अच्छा, इसके अगर जैसे सीओपी क्या होता है, रेशियो पूंजी अपन उत्पादन होता है। पूंजी रखेंगे एक, उत्पादन रखेंगे एक, पूंजी रखेंगे एक, उत्पादन रखेंगे दो, रेशियो इसका 1 आ रहा है, 0.5 आ रहा है। इसका कम आ रहा है वो बेस्ट है, और ये कम है, ये थोड़ा अपोजिट नजर आता है देखने से। ठीक है? तो कुल मिला के ये है कि जो इसका जो रेशियो निकल के आ रहा है, यहाँ देखो दिख रहा होगा, वन का, वन इन्वेस्ट किया एक, वन इन्वेस्ट किया दो, दो इन्वेस्ट किया एक। तो सीओपी जो है जो निकल के आता है वो बेस्ट, जितना कम होगा वो सबसे जीडीपी के लिए बढ़िया होता है। क्योंकि इससे क्या होता है, इससे क्वालिटी नजर आती है। भारत का जो कैपिटल आउटपुट रेशियो है, ज्यादा अंदर चला जा रहा हूँ, आगे सब बताऊंगा। भारत का कैपिटल कैपिटल आउटपुट रेशियो वो हमेशा ज्यादा ही रहता है।
इसका मतलब ये होता है, इंक्रीज़ का मतलब ये होता है कि जो भारत का जो प्रोडक्शन है, भारत जितनी जितनी भी चीज़ बना रहा है, उसकी जो मतलब जो जो भी चीज़ बना रहा है वो क्वालिटी की नहीं रहती है, एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्री। इसका मतलब ये होता है, भारत की चीज़ें कम पसंद भरसों-बंद की जाती हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मोटोरोला फ़ोन ले लो, एक एप्पल फ़ोन ले लो, हालाँकि विदेशी है, पेमेंट किसी पे नहीं है, बस ये समझ लो मोटोरोला और एप्पल ले लो। प्रेफ़र एप्पल को ही करोगे क्योंकि उसकी क्वालिटी पे ध्यान है, क्योंकि उसका कैपिटल आउटपुट रेशियो बेस्ट है, यानी कम आता है ना। विद्यमान पूंजी उत्पाद रेशियो, विद्यमान पूंजी उत्पाद रेशियो कुछ नहीं है, जो जितना भी कैपिटल आउटपुट रेशियो आया था, जो प्रोडक्ट बहुत अच्छा निकल के आ रहा था, अगर उसमें एक एक्स्ट्रा उत्पादन करना पड़े, उसको भी बेस्ट आप कर दो, उसको बोलते हैं इंक्रीमेंट आउटपुट रेशियो। समझ आया? नहीं आया होगा, बताता हूँ कैसे। बंदा एक बंदा है, ए बंदा है, भाई साहब सब्जी बना रहे हैं, 1, 2, 3 लोगों के लिए सब्जी बना रहे हैं। चौथा बंदा एक और आ गया, भाई साहब ने अलग से इनके लिए सब्जी बना दी। अब इसी चीज़ को दोबारा लेते हैं, मान के चलिए मान के चलिए कलर चेंज कर लेते हैं। मान के चलिए ए बंदा है भाई साहब 1, 2, 3 के लिए सब्जी बना रहा है। चौथा बंदा आ गया, अब की बार ऐसा हमने ये किया, अलग ना बना के अलग ना बना के इनके शादी में थोड़ा सा बढ़ा दिया। तो पहला वाला बेस्ट है कि दूसरा वाला बेस्ट है? ऑब्वियसली दूसरा वाला बेस्ट है। मतलब आउटपुट जो रेशियो दे रहे हो उसको भी बहुत अच्छे तरीके से, एक एक्स्ट्रा यूनिट उत्पादन करने के लिए जो पूंजी आप खर्च करें वो ठीक तरीके से लगा देना, ही इंक्रीमेंट आउट कैपिटल आउटपुट रेशियो कहलाता है। ये रहता है उसके बाद आर्थिक समृद्धि। जब आपने शेविंग कर ली, बचत कर ली, सब कुछ कर लिया, तो आप अपनी प्रोसेस भी निकाल सकते हैं, आप किस हिसाब से तरक्की कर रहे हैं। आर्थिक समृद्धि दर बोलते हैं इसको। फॉर्मूला होता है बचत दर अपन आईसीयूआर। आईसीयूआर जितना कम होगा, बचत जितनी ज़्यादा होगी, आपका आर्थिक समृद्धि दर ज़्यादा होगी। ठीक है, देख लेना। नहीं देख लेना तो कोई बात नहीं है, हम आपको बताएंगे। वीडियो कैसा लगा बताइए। अच्छा पढ़ा रहा हूँ, एक बार देख लो ना। ना तुम ना बुलेट ट्रेन पे बैठे ना, गारंटी है। ठीक है, धन्यवाद। सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई। ठीक है, थैंक यू।